हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन पढ़ा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिब्स एनर्जी पढ़ी। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस किस तरह की होती है, कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सब आज हम सीखेंगे। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बच्चों आपको पता है किसी भी चीज़ का रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट के फ्लो में जो रुकावट है उसको हम रेसिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप किसी भी सब्सटेंस का आप रेसिस्टेंस निकालते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ रो। ठीक है, L/A। ये रो क्या है यहाँ पर बच्चों? रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पर? रो है रेसिस्टिविटी। अब इनकी यूनिट देख लेते हैं हम दोनों की। रेसिस्टेंस की क्या यूनिट होती है और रो की क्या यूनिट होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस की यूनिट बेटा यूनिट ऑफ आर। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम का ये सिंबल होता है, इसको कैसे लिखते हैं हम? ओम, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा ये तो रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, अगर हम रेसिस्टिविटी की यूनिट निकालेंगे, रेसिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, देखो इसी फॉर्मूले से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर ओम आ गया इनटू ए यानी कि मीटर स्क्वायर और मीटर से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ओम मीटर। क्या आ जाएगी यूनिट? ओम मीटर। और अगर आपने एरिया और लेंथ सेंटीमीटर में ले रखा है तो ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। जैसे ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का अगर हम इन्वर्स कर दें तो वो हो जाता है कंडक्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस के इन्वर्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। जी क्या है यहाँ पर? जी है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, जी इज कंडक्टेंस और ये क्या होती है? 1/R। इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं? कंडक्टेंस कह रहे हैं। राइट, अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट निकालें बच्चों, कंडक्टेंस की यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जी की यूनिट कैसे निकालेंगे? ओम इनवर्स। आर की यूनिट क्या है? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम बच्चों मो भी कहते हैं और साइमन भी कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में जो कंडक्टेंस की यूनिट होगी वो साइमन यूज होगी। ठीक है, तो ओम इनवर्स और साइमन हो गया, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये जो रेसिस्टिविटी आप देख रहे हो, अगर हम रेसिस्टिविटी का इन्वर्स कर दें तो वो हो जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी यानी कि ऐसे लिख लेते हैं इसको, इन्वर्स ऑफ कप्पा। ये जो के आप देख रहे हो इसको रीड करते हैं हम कप्पा। ठीक है, ये कप्पा क्या होता है? ये है आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है, कप्पा क्या है आपका? कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी। कप्पा से इसे डिनोट करते हैं। अगर इसकी यूनिट अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ कप्पा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? देखो ये रो है, आप रेसिस्टिविटी देख रहे हो, रेसिस्टिविटी की यूनिट यहाँ हमने क्या निकाली है? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगी यूनिट इसकी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी यूनिट बच्चों। और ओम इनवर्स को हम यहाँ देखो क्या कहते हैं? ओम इनवर्स को हम साइमन कहते हैं, तो इसकी जगह पर हम साइमन भी लिख सकते हैं। तो कप्पा की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स। मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कप्पा। तो बच्चों इतनी सारी चीजें ये आपको पता चल गई। अब ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, R इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ इसमें आप ये जो L/A देख रहे हो, इस L/A को भी हम एक नाम देते हैं, दैट इज सेल कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। कैसे कैलकुलेट होगा अभी हम आगे सीखेंगे। सेल कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं G स्टार से। G स्टार इज इक्वल टू L/A। ये आपका
सेल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसी फॉर्मूले में अगर हम रो की जगह, क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें रेसिस्टिविटी ना देकर वो आपको कंडक्टिविटी देगा, कप्पा देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, रेसिस्टिविटी की जगह हम क्या रख लेते हैं, कंडक्टिविटी रख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम वो बना लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ये आपका आ जाएगा, ये रो आप जो देख रहे हो इस रो की जगह मैं आपके पास रख दूंगी, रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कप्पा, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 अपॉन कप्पा, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कप्पा इंटू L अपॉन ए है ही एज इट इज। ठीक है, सेल कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है इससे आप K को इधर कर सकते हो, R को इधर कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है ये कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपके पास यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ये वाला या ये वाला एक ही बात है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसको याद करना है एक तो फॉर्मूले को, और कप्पा की यूनिट जरूर याद होनी चाहिए, साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो बच्चों कुछ टर्म्स हो गई जो आपको यूज करनी होंगी न्यूमेरिकल्स करते वक्त, राइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। देखो बच्चों, कंडक्टेंस जो होती है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बेसिस पर जो कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, पर मोस्टली यही 3 हम पढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर, इंसुलेटर हम उसे कहते हैं जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जैसे वुड हो गया आपका, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो मटेरियल 3 तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिए, कंडक्टर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स वो हो गए जो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो कि कंडक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा है उनकी, ना ही बिल्कुल ज़ीरो कंडक्टिविटी, ना ही बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, ना तो बैड कंडक्टर है ना गुड कंडक्टर है, इन बिटवीन होती है उनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टर से कुछ कम होगी और इंसुलेटर से कुछ ज़्यादा होगी। तो जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है उन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। और कुछ सब्सटेंस जो मेटल्स के मिक्स्ड एलॉयज होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, वो सुपर कंडक्टर का भी काम करते हैं। सुपर कंडक्टर्स बहुत लो टेम्परेचर पर 0 to 15 केल्विन के आसपास हमें मिलते हैं, जिसमें जो रेसिस्टिविटी होती है उसकी उस समय 0 हो जाती है। 0 रेसिस्टिविटी होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तब हम उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। बट बेसिकली यही 3 सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं कंडक्टेंस को हमने कितनी तरह से देखा है। कंडक्टेंस कितनी तरह की होती है, 2 तरह की कंडक्टेंस होती है बच्चों। जनरली आपने देखा होगा कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है, तो उसमें वहां पर चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब चार्ज का फ्लो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो आयंस का मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, या तो मूवमेंट ऑफ आयंस हो वहां पर, या फिर वहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट हो रही है तो 2 वजह से होती है, या तो आइदर मूवमेंट ऑफ आयंस और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसी को हमने 2 तरीके से डिवाइड कर दिया कंडक्टेंस को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। एक तो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गई आपकी जो मेटालिक कंडक्टेंस होती है, इसको हम और क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेटल्स में क्या चीज चार्ज को कंडक्ट करती है, फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स, उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या मेटालिक कंडक्टेंस, जो कि जनरली मेटल्स में आपने देखा है। ठीक है, और ये किस चीज पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करेगी। यहाँ मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं बच्चों, जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा उसका नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल का जो एटम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके नंबर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेटा, टेम्परेचर में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इट डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ
टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड टाइप की जो कंडक्टेंस होती है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक नाम से ही हमें पता चल रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, मैंने आपको बताया दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या तो मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा हो या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो हमने ये पढ़ लिया मेटालिक कंडक्टेंस है। अब मूवमेंट ऑफ आयंस, जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, आपने इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया वाटर में, ठीक है, तो वहाँ क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस है। तो आयंस के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये आ गया होगा बच्चों समझ में। अब ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। ये फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कैसा नेचर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो उसका कैसा नेचर है और उसकी क्या कंसंट्रेशन आपने ली है, उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में पोलर है, नॉन पोलर है, किस तरह का सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। साइज ऑफ आयंस, आयंस का साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, साइज पर डिपेंड करेगा जो कंडक्टेंस है, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो साइज पर डिपेंड करती है, ठीक है। और लास्ट है टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट विल इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी, ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है मेटालिक कंडक्टेंस, और आयनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कंडक्टेंस में मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये दो तरह की कंडक्टेंस हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, ठीक है, कंडक्टिविटी मेजर करनी है, मान लो निकालनी है मुझे किसी आयनिक सॉल्यूशन की, क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका मेजरमेंट हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटा क्या होती है, कप्पा होती है ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कंडक्टिविटी निकालने के लिए, ये फॉर्मूला था कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब अगर आपको किसी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें रेसिस्टेंस चाहिए उसका, उस आयनिक सॉल्यूशन का हमें रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, और हमें L/A यानी कि हमें सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो दो चीज़ें जब हमें पता लगेंगी तब हम उसकी कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा मेजर कर सकते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं, देखो रेसिस्टेंस बच्चों फिजिक्स में आपने पढ़ा है, जो वायर होता है, वायर का रेसिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, व्हीट स्टोन ब्रिज से निकालते हो, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज थोड़ा सा यहाँ भी मैं बता देती हूँ आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज किस तरह का होता है फिजिक्स में, वैसे आपने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। आप ऐसे वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जिस वायर का आपको निकालना होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस, ये आपने यहाँ पर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देते हैं, और ये वाला नॉन रेसिस्टेंस है, दो यहाँ पर नॉन रेसिस्टेंस होते हैं। ये आपका नॉन हो गया R1, ये आपका नॉन हो गया, ये दो तो हो गए नॉन रेसिस्टेंस, ये आपका R3 वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, और ये अननोन रेसिस्टेंस हो गया जिसको आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा देते हैं, ठीक, यहाँ हमने डिटेक्टर लगा दिया पता करने के लिए, और यहाँ एक हमने AC पावर सोर्स लगा दिया, ठीक है, पावर के लिए एक सोर्स लगा दिया ये हमने। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम वेरिएबल रेसिस्टेंस की हेल्प से इसमें हम जीरो रीडिंग, जब डिटेक्टर में जीरो रीडिंग आ जाए, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब जीरो रीडिंग आ जाएगी उस समय इन आर्म्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज में जो प्रिंसिपल हम लगाते हैं कि जब डिटेक्टर में जीरो रीडिंग हो जाती है तो आर्म्स का रेशो इक्वल होगा, यानी कि R4/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R3/R2। अब क्योंकि R3 हमें पता है, R2 हमें पता है, R1, R2, R3 ये तीनों हमें पता है, तो हम ये जो अननोन रेसिस्टेंस है R4 इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये व्हीट स्टोन ब्रिज से हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है बच्चों, इससे निकालते हैं हम किसी भी चीज़ का रेसिस्टेंस। अब अगर वायर का निकालना है तो वायर को तो हम यहाँ पे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है आयनिक सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये एक समस्या आती है हमारे पास, ये एक प्रॉब्लम आती है कि हम व्हीट स्टोन ब्रिज में आयनिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसे कनेक्ट करने के लिए एक तो कनेक्ट कैसे करें,
दूसरी चीज़, अगर हम उसमें डीसी करंट पास करते हैं, अगर हम उसमें डीसी करंट पास करते हैं तो क्या होता है, डीसी करंट लंबे समय तक जब किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में पास होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो वो उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन बदल जाती है। तो इसलिए हम डीसी करंट नहीं यूज़ कर सकते। तो दो समस्याएं आती हैं, एक तो डीसी पावर यूज़ करने से आयनिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, और दूसरा हम उसे व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कैसे करें। तो ये दो प्रॉब्लम आती हैं। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो डीसी पावर की जगह हम कौन सी पावर लेते हैं, एसी पावर। जैसे यहाँ पे मैंने एसी पावर सोर्स लगाया है, ठीक है, एसी पावर सोर्स लगाएंगे, और यहाँ पर हम उसको कनेक्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन सेल्स होते हैं, सेल्स आते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी सेल्स जिसे हम कहते हैं, और वो सेल यहाँ पर आराम से कनेक्ट हो जाता है। सेल में हम उस सॉल्यूशन, जैसे ये कंडक्टिविटी सेल हो गया, और इसको हम, ये क्या है, ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर हम उस सॉल्यूशन को भर देते हैं जिसका हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सेल आराम से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कंडक्टिविटी सेल का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको कंडक्टिविटी सेल के बारे में बता रही हूँ कि कंडक्टिविटी सेल बहुत सारे डिज़ाइंस में आते हैं। कंडक्टिविटी सेल, जैसे कंडक्टिविटी एक सेल हमने ले लिया, मान लीजिए इस तरह का एक सेल ले लिया, इसमें हमने देखो ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें बच्चों दो प्लैटिनम के वायर होंगे, ठीक है, ये कंडक्टिविटी एक सेल हो गया इस तरह से, राइट। अच्छा, इसमें हमने दो प्लैटिनम के वायर लगा दिए, इस पर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग लगी हुई होती है, ठीक है, इस पर क्या होता है, प्लैटिनम ब्लैक की ही कोटिंग, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की कोटिंग कर देते हैं इस पर हम। ये दो प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड हो गए, राइट, ठीक है, और यहाँ पर एक, ये दो आपके कनेक्टिंग वायर्स हो गए। ये क्या है, ये कनेक्टिंग वायर्स हो गए जिससे कि हम कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्टिंग दो वायर हो गए, ठीक है, ये आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये आपका कंडक्टिविटी सेल हो गया, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल, राइट। इसमें हम उस सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं बच्चों, जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम इसमें फिल कर देंगे और इस सेल को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो रेसिस्टेंस तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। पावर सोर्स हम यहाँ पर डीसी की जगह एसी पावर सोर्स लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि चलो रेसिस्टेंस तो निकल गया, आर निकाल लिया हमने, आर हम इसमें सॉल्यूशन को भर के यहाँ पे कनेक्ट करके आर हम निकाल लेंगे, ठीक। अब आता है सेल कांस्टेंट की बारी कि सेल कांस्टेंट को हम कैसे निकालें। अभी हमारा सेल कांस्टेंट नहीं निकला है, ठीक है। सेल कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा बच्चों, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर केसीएल की हमें कंडक्टिविटी नोन होती है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो केसीएल की डिफरेंट कंसंट्रेशन पर केसीएल सॉल्यूशन के लिए हमें कंडक्टिविटी इसकी पता है कि कितनी होती है। तो इसमें हम एक नोन कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन भर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपना अननोन सॉल्यूशन भरने की जगह इसमें पहले हम केसीएल सॉल्यूशन भर देंगे और उसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता है, ठीक है। कंडक्टिविटी हमें पता है, उसका हम रेसिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए सेल कांस्टेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक नोन कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन भर के इस सेल में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेल कांस्टेंट तो क्या है, L/A है, तो लेंथ और एरिया तो चेंज होगा नहीं उसका, आप कोई भी सॉल्यूशन आप उसमें भर लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेल कांस्टेंट हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है सेल कांस्टेंट। तो अब उसके बाद केसीएल से हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, सेल कांस्टेंट वही रहेगा सेल का, और हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या निकाल लिया था, हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया था। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कंडक्टिविटी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं 1/R × L/A। इस फॉर्मूले को यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग, क्या क्या यूज़ करते हैं हम, बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। रेसिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सेल कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट। सेल कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ नोन कंडक्टिविटी लाइक KCl।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है बच्चों। एक तो होता है टर्म कंडक्टिविटी, एक टर्म होती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या टर्म है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, कंडक्टिविटी तो आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, कंडक्टिविटी तो वेरिएबल हो सकती है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर यूनिट कंसंट्रेशन आप निकाल दें। किसी भी सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी होती है पर यूनिट कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन से अगर हम कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दें, ये लैम्डा एम इज द सिंबल यूज्ड फॉर मोलर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी हमारी हो गई कप्पा। अगर हम इसे कंसंट्रेशन इसमें कौन सी है? मोलैरिटी है। ठीक है, अगर हम कंडक्टिविटी को मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द, क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन की जो पर यूनिट कंसंट्रेशन की जो कंडक्टिविटी है उसी को हम क्या कह रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं। और मोलर कंडक्टिविटी का बच्चों ये सिंबल होता है लैम्डा एम, इसको भी हम लैम्डा ही रीड करेंगे, लैम्डा एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का हम देखेंगे। जो कप्पा की यूनिट होती है बच्चों, कप्पा की यूनिट आप लेते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा या साइमन मीटर इनवर्स होगा, है ना? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अगर है तो और अच्छा, यहाँ पे जो मोलारिटी है वो किस में लेते हो आप? मोल पर लीटर में लेते हो, मोल पर लीटर में लेते हो ना। तो उसे अगर हमें यूनिट्स को चेंज करना है, उसके लीटर के अगर हमें सेंटीमीटर बनाने हैं या मीटर बनाने हैं तो उसके लिए यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें यहाँ पे 1000 लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको सीधा सीधा याद कर लेना। ये हमने किस लिए लगाया है? यूनिट कन्वर्जन के लिए लगाया है। जब कप्पा आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होगा तब आप फॉर्मूला लगाएंगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। और जो लैम्डा एम है इसकी जो यूनिट आएगी, इसकी यूनिट भी आपको याद करनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर ये जो कप्पा है अगर ये आपके पास मीटर में होता है, साइमन मीटर इनवर्स में अगर ये होता है, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है लैम्डा एम। अगर ये आपके पास है साइमन मीटर इनवर्स तो इसकी यूनिट तो निकलेगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, और कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, तब आपको यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में 1000 के साथ, जब आपका कप्पा दिया हो साइमन मीटर इनवर्स में। तो ये ध्यान रखना है। अधिकतर न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, क्योंकि सेंटीमीटर में अधिकतर क्वेश्चंस में गिवन होता है। लेकिन आपको दोनों ही फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, आप इन दोनों फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन पर यूनिट कंसंट्रेशन, और ये उसके लिए हम दोनों फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ, कंडक्टिविटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक, द कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कप्पा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m, ये क्या दिया हुआ है? ये कंसंट्रेशन C दिया हुआ है। सोल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो ये क्या दिया हुआ है? ये आपको कप्पा दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर मान लीजिए कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है तो आपको फॉर्मूला लगाना है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यहाँ लिख देंगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी और वैल्यू पुट करेंगे। कप्पा की वैल्यू रख दीजिए, कितना है कप्पा की वैल्यू? 0.0248 इंटू 1000 अपॉन सी। सी की वैल्यू आ गई 0.20।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास सॉल्व करके इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट इसकी लिख दीजिएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से सीधा सीधा बिल्कुल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेसिस्टेंस आर रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 mkcl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। एक तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, क्या पूछा है हमसे, L अपॉन A पूछा है हमसे, सेल कांस्टेंट पूछा है L अपॉन A। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 KCl सॉल्यूशन इज, कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा गिवन है, कप्पा आपका हो गया 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी बच्चों किस में दिया हुआ है आपको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है इसको हमें यूज़ नहीं करना है। सीधा सीधा ये रिलेशनशिप आपको मैंने सिखाया है, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L अपॉन A, ये फॉर्मूला है। ठीक है, L अपॉन A बच्चों ये आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करना है, कप्पा और R को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, L अपॉन A निकालने के लिए कप्पा इंटू R हो जाएगा। कप्पा की वैल्यू हो गई 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू R की वैल्यू रख दी आपने 1500। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक हमने आज क्या क्या कवर किया, हमने कंडक्टिविटी पढ़ी, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, आयनिक सॉल्यूशंस कि हम कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं वो पढ़ा हमने, टाइप ऑफ कंडक्टेंस पढ़ा, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। वेरिएशन पढ़ाऊंगी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, और कुलरॉश लॉ पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एक वीडियो इसका आएगा और उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो आपका बैटरीज और सेल्स का आएगा। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोज़ में इसकी थ्योरी चैप्टर की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।